हेलो, सभी को नमस्कार मेरा। तो कुछ क्वेश्चन देखने वाले थे इसमें। इससे पहले मैंने आरएल श्रेणी परिपथ पढ़ा दिया था। आरएल श्रेणी परिपथ उसके कुछ हम क्वेश्चन देखेंगे। इसके बाद हम फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर फैक्टर। तो इसके एक आध दो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह सीरीज दे दिया, प्रतिरोध, और आपको यहाँ पास प्रेरक दे दिया। वोल्टेज आपको दे दिया। इसमें पूछा क्वेश्चन आपके इस तरह से आते हैं, 40 ओम, 30 ओम, 40 ओम और इधर 30 ओम। 40 ओम का है और 30 ओम का है। यदि इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ पास, ये जो वोल्टेज ड्रॉप है ये 40 ओम कर रहा और ये कितना कर रहा है, 30 ओम। ये प्रतिरोध है और ये क्या है, एल मतलब प्रति प्रेरक है। तो ये 40 वोल्ट कर रहा है और 30 वोल्ट कर रहा है। तो इसकी जो कुल वोल्टेज है, इसकी कुल वोल्टेज कितना होगी ये आपको निकालना है। इसकी कुल वोल्टेज कितना होगी। आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते रहिए। फिर दूसरा क्वेश्चन आपको ये प्रतिरोध हो गया और ये ओम हो गया, सॉरी एल हो गया। अब यहाँ पास आपको दिया है 8 ओम, 6 ओम। 8 ओम, 6 ओम दिया है और 200 वोल्ट दिया है। 200 वोल्ट दिया है। तो इसमें आपको ज्ञात करना है प्रतिबाधा जेड। दूसरा चीज आपको ज्ञात करना है इसमें शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक पावर फैक्टर। और जो तीसरी चीज़ आपको ज्ञात करनी है धारा। जो चौथी चीज़ आपको रहेगी पावर, कुल पावर। पावर आपको ज्ञात करनी है, कुल पावर। कुल पावर है, इतनी चीज़ आपको ज्ञात करना है। तो पहला वाला क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। इसमें वोल्टेज पूछा है, टोटल वोल्टेज। तो टोटल वोल्टेज के लिए मैं वोल्टेज का फार्मूला लगाएंगे हम। टोटल वोल्टेज निकालने के लिए वोल्टेज का फार्मूला लगाएंगे। वोल्टेज का फार्मूला कुछ इस प्रकार से लिखाया था, वी आर स्क्वायर वी एल स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो 40 प्लस 30। ठीक है। अब इसको सोल्यूशन करेंगे तो 4 चौको 1600 हो जाएगा, प्लस 3 तिकाई 900 हो जाएगा। टोटल 2500 हो जाएगा। 2500 का वर्गमूल 50 हो जाएगा। 25 का 5 और डबल जीरो है तो 1 जीरो, तो इसका
2500 का 50 हो जाएगा, अंडर रूट नहीं लगेगा। तो हमारा जो आएगा टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, टोटल वोल्टेज हमारा 50 हो जाएगा। इसमें अब आप सोचेंगे कि वोल्टेज जुड़ के कितना होना चाहिए, 70 होना चाहिए, 30 40 70 होना चाहिए। तो ये पाइथागोरस प्रमेय से निकलता है। तो आपको इस प्रकार से यहाँ पास 40 है और यहाँ पास 30 है, तो आपके जुड़ के 70 नहीं होगा, बल्कि इतनी दूरी, मान लीजिए इतनी दूरी से इतनी दूरी हमको तय नहीं करना है। पाइथागोरस प्रमेय क्या करता है, 60 में ले जाता है। तो आपके 40 और 30 कितना, 70 होना चाहिए, लेकिन 70 नहीं 50 ही होगा, क्योंकि पाइथागोरस प्रमेय हमने लगाया है तो उसमें 60 में चलता है। तो इस प्रकार से आपका ये 70 वोल्ट हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, 50 वोल्ट। पहला वाला मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पास 8 है, 8 6 जैसे दिख रहा होगा तो 8 है। इसमें एम्पीडेंस निकालना है हमको। एम्पीडेंस कहें तो प्रतिबाधा निकालना है। तो प्रतिबाधा का मैंने फार्मूला क्या लिखा था, आर और एल दिया है आपको। तो यहाँ पास आर स्क्वायर प्लस एल का एक्सएल स्क्वायर, ये प्रतिबाधा का, थोड़ा ऊपर से लेते हैं ना। तो हमको क्या निकालना है, प्रतिबाधा निकालना है। तो प्रतिबाधा जेड बराबर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। आर का मान कितना है, 8 है, स्क्वायर 6 है, स्क्वायर 8 अठाई 64, 6 छक्का 36, 64 और 36 100 को हो जाता है हमारा 10। तो जो हमारा जेड निकल के आता है वो 10 है। इम्पीडेंस है तो ओम में होगा। इसके बाद शक्ति आती है। तो शक्ति का फार्मूला होता है पावर बराबर पी बराबर आर बट्टे जेड होता है, आर बट्टे जेड होता है। तो आर का मान कितना है, 8 है, जेड का मान कितना है, 10 है। तो कुल निकल के आ जाएगा 0.8। शक्ति है, पावर है, तो वाट में। शक्ति गुणांक है, शक्ति गुणांक वाट में नहीं होगा। गुणांक मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। जो अनुपात है तो उसकी कोई यूनिट नहीं होगी, लेकिन यहाँ पास गुणांक है तो गुणांक की यूनिट नहीं होगी। और यहाँ पास तीसरा हमको धारा निकालना है। तो आई बराबर होता है आर बटे आई बराबर होता है भी बटे आर, लेकिन हमको आर नहीं लेना है, एसी परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस लेना है। तो आर की जगह हम जेड लेंगे। तो यहाँ पास भी बटे जेड, भी का मान कितना है, 200 है, 200 है। आर का मान, जेड का मान कितना है, जेड का मान मैंने निकाला 10 है। तो यहाँ पास 1 0 से 1 0 कितना हो गया, इस प्रकार 10 दूना 20, तो 20 एम्पियर हो गया। कितना हुआ, 20 एम्पियर हो गया। अब इसमें हमको कुल पावर निकालना है। इसमें हमको कुल पावर निकालना है। आई बराबर 20 हो गया। चौथा कुल पावर निकालना है। तो कुल पावर भी बराबर कास पी बराबर वी आई कास फाई, वी आई कास फाई। भी का मान कितना है, 200 है। आई का मान कितना है, आई का मान अभी निकाला मैं, ये 20 है, गुणे 20। इसके बाद कास फाई का मान कितना है, कास फाई बोले तो पावर फैक्टर ही कास फाई है, तो 0.8 है। तो इसको हम कैसे सोल्यूशन करेंगे, 2 और 2 का करें तो 4 हो गया। इस वाले शून्य से हम इस शून्य को हटा लेंगे, दशमलव को हटा लेंगे, तो ये कितना हो गया, 400 हो गया। तो 8 चौका 32, तो 32, 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दिया, 3200 हो गया। तो हमारी जो पावर है 3200 हो गई। इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन हो जाएंगे सॉल्व। अब हम जो पढ़ने वाले हैं तो पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर एक अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, उसको अच्छे से हम समझते हैं, क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ओके, इसको डिलीट इरेज करें ना।
पावर फैक्टर अब पढ़ेंगे हम। पावर फैक्टर शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक। शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक क्या होता है? शक्ति गुणांक को कई प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, डिफिनीशन इसकी दे सकते हैं, लेकिन आगे देंगे समझने के बाद। तो यहाँ सबसे सरल जो डिफिनीशन है इसकी, तो सिंपली इसकी डिफिनीशन ये होती है, पावर फैक्टर क्या होता है? तो पावर फैक्टर हम वोल्टेज को क्या मान लेते हैं? रेफरेंस मान लेते हैं। वोल्टेज को मैं रेफरेंस मान लेता हूँ। अब यहाँ वोल्टेज से क्या कर रही करंट जो है, तो वोल्टेज से करंट क्या कर रही, लैग कर रही, पश्चिमगामी है। तो इसके बीच का कुछ ना कुछ क्या होगा, एंगल होगा, कोण होगा। तो वो एंगल जो है, तो यहाँ पास कितना है एंगल, फाई है। तो यह जो फाई एंगल है, इस वोल्टेज और करंट के जो मध्य कोज्या बोले तो कोसाइन, जो कोसाइन वैल्यू है, कोसाइन वैल्यू यहाँ पास फाई है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, पावर फैक्टर हो जाएगा। इसको फिर से बोले तो वोल्टेज हमारी है, वोल्टेज डिफरेंस मान लिया इसको, और करंट है, करंट क्या कर रही, लैग कर रही, पश्चिमगामी है। तो वोल्टेज और करंट के मध्य जो हमको कोसाइन वैल्यू, कोज्या वैल्यू जो हमको मिला, यही इसका क्या है, पावर फैक्टर है। यही इसका क्या है, पावर फैक्टर है। अब जो पावर फैक्टर होते हैं, तो इसका जो मान होता है, यदि वोल्टेज से यदि करंट का मान जो है, तो क्या आता है, इसका वोल्टेज से करंट का जो मान है तो बढ़ता है, कहे तो इसके बीच का यदि एंगल बढ़ता है, तो इसकी जो पावर फैक्टर है तो वो क्या होगी, पावर फैक्टर कम होगा। यदि इसके बीच की जो इसके बीच का कोण है, एंगल है, इसके बीच का मान क्या होता है, बढ़ता है, तो इसकी पावर फैक्टर कम हो जाएगी, इसकी पावर फैक्टर कम हो जाएगी। इसको हम इस तरीके से समझते हैं, इसको मान लीजिए कोसाइन वैल्यू बोला, कोसाइन मतलब कास फाई। अभी इसके और इसके बीच का यहाँ पास वोल्टेज चल रही और इसी के साथ में करंट चल रही, तो यहाँ इसी के साथ में क्या चल रही, करंट चल रही। समझने के लिए इस तरह लिख रहा हूँ, वोल्टेज चल रही और वोल्टेज के साथ ही क्या चल रही, करंट चल रही, मतलब इन फेज में है। तो इसके बीच का एंगल कितना है, 0 है। इसके बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है। फिर मान लीजिए हम इस करंट को क्या किए, 0 डिग्री से मैंने खिसका के 30 डिग्री कर दिया, 30 डिग्री कुछ यहाँ पास हो जाएगा, तो मैंने 30 डिग्री कर दिया। फिर मैंने 60 डिग्री कर दिया इसके करंट को। फिर इसकी करंट को मैंने 30 से पहले 45 कर लेते हैं, 45 डिग्री कर लिया। फिर मैंने 60 डिग्री कर लिया। फिर मैंने सीधा 90 डिग्री कर लिया। इस प्रकार से 90 डिग्री कर लिया। हमको समझना यह है कि यदि इसके बीच का जो कोण है वो कोण बढ़ता है, कोण क्या होता है, बढ़ता है, तो इसका जो पावर फैक्टर है वो घटता है। तो वो किस तरीके से घटता है, इसको समझते हैं। तो कभी हमारा वोल्टेज कहाँ रहा होगा, इसके इन फेज में रहा होगा, साथ में रहा होगा। फिर इसका वोल्टेज पीछे हुआ थोड़ा सा, 30 पर आया, फिर 45 पर आया, फिर 60 पर आया, फिर 90 पर आ गया, बिल्कुल इतना पीछे हो गया। तो इसमें जो कोसाइन है, तो कास जीरो का मान 1 ले लेते हैं। यदि कास 0 पर है, इसका जो एंगल है कहाँ है, करंट का एंगल इसके साथ में है, फेज में है इसके, तो उसका मान क्या होगा, सबसे अधिक होगा। उस टाइम पर सबसे अधिक होगा, मतलब 1 होगा, सबसे अधिक होगा। यदि इसका करंट का मान थोड़ा नीचे हो गया तो घट जाएगा, थोड़ा नीचे कहें तो 30 डिग्री पर हो गया तो वो घट जाएगा। तो घट कितना हो जाएगा, 0.1 से कम हो गया, 0.866 हो जाएगा। यदि वह 45 हो गया, इसको ऐसे कह सकते हैं, तो इसका मान काश 0 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और काश 30 का मान कितना होता है, √3/2। और काश 45 का मान कितना होता है, काश 45 का मान 1/√2 होता है। काश 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है।
काश 90 का मान कितना होगा, काश 90 का मान 0 हो जाएगा। तो इसको हम इस प्रकार से बोलेंगे, तो काश 1 का मान 1 ही रहेगा। यदि इसका करंट जो है तो वोल्टेज के साथ में है, इन फेज है, तो उसके बीच का जो पावर फैक्टर होगा, उसका जो पावर फैक्टर होगा तो मैक्सिमम होगा, सबसे ज़्यादा होगा। तो यह 1 हो गया, 1 जो है तो सबसे ज़्यादा होता है। पावर फैक्टर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। पावर फैक्टर कभी 1 से अधिक नहीं होता है, 1 से कम होगा या फिर कह सकते हैं 0 से अधिक होगा, 1 से अधिक नहीं होगा। तो 1 हो गया जो सबसे ज़्यादा है, सबसे मैक्सिमम है। कब? जब वह 0 डिग्री पर इन फेज में है। ऐसा कब होता है? यह होता है जब I²R काम कर रहा हो, उसमें I²R मतलब हीटिंग इफेक्ट, उसको अभी बताते हैं, इसको अभी देखिए। तो इसका √3/2 का मान कितना होता है? 0.866 होता है, 1 से कम है चूँकि पॉइंट में आ गया है। इसके बाद यदि पावर फैक्टर एंगल और बढ़ता है, 45 पे आ गया तो और कम हो जाएगा। और कम कितना आ जाएगा? इसका मान मैं इससे पहले भी लिखाया था, √1/√2 का इसका मान मैंने लिखा था RMS वैल्यू में, आराम से 707। फिर इसके बाद 1/2, तो आप जानते हैं 1/2 को हम आधा लिख सकते हैं, आधा है तो 0.5 और 0 है तो 0 ही। मतलब जब यह करंट है आपकी 30 डिग्री पर रहेगी या 0 डिग्री पर रहती तो उसका मैक्सिमम रहेगा पावर फैक्टर, और यदि 30 पर आ जाती है तो कम हो जाएगा, 0.866 हो जाएगा। यदि उससे भी कम 45 पे आ जाती है तो और कम हो जाएगा, 8 से 0.7 हो जाएगा। यदि 60 पे आ जाती है, एंगल बढ़ जाता है, इधर कहीं आ जाता है तो 0.5 आ जाएगा। यदि सीधे 90 पे आ जाती है तो उसका जो पावर फैक्टर है वो 0 हो जाएगा, इसका पावर फैक्टर 0 हो जाएगा। तो पावर फैक्टर ये होता है। पावर फैक्टर आपको आ गया होगा समझ में कि क्या होता है पावर फैक्टर। अब इसमें जो पावर फैक्टर होते हैं, हाँ बताने वाले थे कि जो पावर फैक्टर एंगल होता है, यदि इसका मान क्या होता है? बढ़ता है। इसका मान यहाँ से बढ़ के 90 आ गया तो पावर फैक्टर 0 हो गया। थोड़ा सा ऊपर गया तो 60 पर गया तो 0.5 हो गया। इसी प्रकार से जब इसके करीब आ जाता है, इन फेज में आ जाता है, तो सबसे ज़्यादा होता है उस कंडीशन में। दूसरी चीज़, जो पावर फैक्टर एंगल होता है, पावर फैक्टर होता है यूनिटी, एक कब होता है? जब I²R उसमें हानि हो रही हो, लॉसेस हो रहे हों। जैसे हो गया मेरा हीटर हो गया, वो यूनिटी पर कार्य करता है। और आपका बल्ब हो गया, इनकैंडिसेंट बल्ब हो गया, 10 रुपये के जो आते हैं बल्ब, वो इनकैंडिसेंट बल्ब होते हैं, जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, गर्म हो जाते हैं, ताप दीप्ति लैंप बोलते हैं उसको। तो वो I²R पर कार्य करता है। तो जो हीटिंग इफेक्ट है वो I²R पर और उसकी जो होती है यूनिटी पर होती है। तो कहें तो जो पावर फैक्टर एंगल जितना कम रहेगा, मतलब पावर फैक्टर उतना ही अच्छा रहेगा, और पावर फैक्टर एंगल का मान क्या? कम ही होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ पावर फैक्टर समझ में आ गई होगी। अब जो I है, तो I का 2 घटक हो जाते हैं, I के 2 घटक हो जाते हैं। मेरा तो वास्तविक घटक इसमें इन फेज में होना चाहिए, एक्चुअली में रियल में होना चाहिए कहाँ? वास्तविक में हमारा इन फेज में होना है, इसमें इसके साथ साथ होना चाहिए। लेकिन इसमें कुछ क्या होते हैं, कॉइल में कुछ रिएक्टेंस होते हैं जिसके वजह से क्या होता है? पीछे हो जाता है। कॉइल में कुछ रिएक्टेंस होते हैं जिसकी वजह से पीछे हो जाता है। तो इसको एक अच्छे से बनाते हैं, नया बनाते हैं, साफ बनाते हैं साफ़ सुथरा, फिर समझते हैं इसको। अब हम देखने वाले हैं कि जो पावर फैक्टर हैं तो इसके 2 घटक होते हैं। पावर फैक्टर कितने घटक होगा? पावर फैक्टर का 2 घटक होगा। पावर फैक्टर का 2 घटक होगा। ये होता है हमारा V, वोल्टेज होता है, और I को साथ में चलना चाहिए, लेकिन हर कंडीशन में साथ में नहीं चलता। I² जहाँ R होगा तो वहाँ साथ में चलेगा, यूनिटी रहेगा। लेकिन जहाँ हमारा रिएक्टेंस रहेगा, कॉइल को जो चीज़ हम बनाएंगे, उपकरण बनाएंगे, फैन वगैरह हो गए, मोटर हो गए, तो उसमें हमारा I² नहीं होगा, उसमें हमारा प्रतिरोध रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस के कारण वो क्या होगा? लैग करेगी। तो लैग करेगी तो I हमारा एक्चुअल में यहाँ होना चाहिए, वास्तविक में यहाँ होना चाहिए I, लेकिन वो कहाँ रहती है? पीछे रहती है, कुछ डिग्री से पीछे रहती है। तो वो डिग्री हो जाएगा, उसको हम ले लेते हैं 5 डिग्री,
तो इसके बीच का जो कोण है वो फाई हो गया। यही क्या है, पावर फैक्टर है, यही पावर फैक्टर है। तो जो इसका वास्तविक में मान होना चाहिए, वास्तविक मान होना चाहिए, वो यहाँ होना चाहिए, लेकिन वो कहाँ होता है, यहाँ होता है आई। इसका जो आई है तो इसके दो घटक हो जाते हैं, एक तो वास्तविक घटक हो गया और एक वास्तविक घटक में जो हमारा कोई कॉइल है तो उसमें क्या होते हैं, प्रतिघात होते हैं। तो प्रतिघात होने के कारण उसमें दो घटक हो जाते हैं, एक वास्तविक और एक प्रतिघाती। प्रतिघाती क्यों, क्योंकि कोई भी कॉइल है तो उसमें कुछ ना कुछ प्रतिघात, उसमें प्रतिघात होता ही है। तो प्रतिघात के कारण उसमें क्या होता है, प्रतिघाती शक्ति। तो उसमें प्रतिघाती जो है तो प्रतिघाती करंट उसमें उत्पन्न हो जाती है। एक्चुअली में जो रिएक्टिव प्रतिघाती है तो वो कुछ कार्य नहीं करती परिपथ में, बस वो आने स्रोत से और लोड तक, लोड से स्रोत तक और स्रोत से लोड तक वो आने जाने का काम करती है, लेकिन उसका कुछ काम नहीं है। वो जो प्रतिघाती होती है तो वह आने जाने का काम करेगी, उसका कुछ काम नहीं है। जो काम करेगी तो वो वास्तविक करंट ही करेगी, जो काम करेगी तो वो वास्तविक करंट ही करेगी। वास्तविक करंट को ऐसे मान लीजिए, यदि कोई नेता है, यदि कोई नेता है तो नेता कहीं का कोई कुछ काम करता है ना, तो वो नेता करेगा। जैसे मुख्यमंत्री हो गया तो काम तो मुख्यमंत्री करेगा, लेकिन उसके पीछे जो 10-12 ठो दलाल घूमते रहते हैं वो कुछ काम नहीं करते हैं, वो उनके साथ आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे, लेकिन जो काम करता है वो करेगा मंत्री करेगा। तो वास्तविक जो करंट है वो मंत्री है, और जो आने और जाने का काम करती है तो वो नेता लोग हैं। आएंगे जाएंगे करेंगे कुछ नहीं, तो वो आने जाने का काम करेंगे, तो वो वास्तविक रियल में काम करती है, इसको वास्तविक बोलेंगे या फिर रियल में बोलेंगे, रियल में यही काम करती है, या फिर ट्रू बोलेंगे या फिर एक्टिव बोलेंगे, वास्तविक को एक्टिव पावर बोलेंगे। तो ये चीज़ बोल सकते हैं। दूसरे तरीके से आप ऐसे समझ सकते हैं, ये हमारा कोई क्या हो गया, गिलास हो गया। अब गिलास में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, गिलास में हमने क्या कर दिया, पानी भर दिया, ठीक है। अब पानी भर दिया तो पानी तो हमारा वास्तविक में पानी इतना है, लेकिन यदि पानी वह गर्म है तो पानी गर्म रहेगा, तो इस वास्तविक के कारण ही, इस पानी के कारण ही उसमें क्या होगी, उष्मा होगी। उष्मा कहें तो वाष्प बनेगी, वाष्प बनेगी गिलास में। तो ये तो वास्तविक है, वास्तविक में पानी हमारा इतना है, लेकिन इसी पानी के कारण हमारा इसमें वाष्प बन गई है, तो इस पानी के कारण इसमें उत्पन्न हुआ है। तो इसको भी, इसका कुछ काम नहीं है, पानी तो हम पिएंगे तो इसको पिएंगे, जो हमारी काम करेगी, फ़ायदा करेगी बॉडी में, तो ये वाला पानी करेगी, प्यास इससे बुझेगी, वाष्प से क्या होगा। लेकिन है तो ये भी जाएगी और ये भी निकल जाएगी, वाष्प निकल जाती है। साइंस में पढ़ते हैं कि जो वाष्प होता है, वाष्प के रूप में पानी हमारा 300 से 400 मिलीग्राम तक पानी हमारा डेली निकलता है, साइंस की बात। तो जो वास्तविक है तो वो पानी है, और वास्तविक के कारण हमारा जो वाष्प है वो क्या है, उत्सर्जित हो रहा है। तो ये वास्तविक हो गई, और ये क्या हो गई, प्रतिघाती हो गई, जो इसके कारण यहाँ उत्पन्न हुई है। ठीक उसी प्रकार से इस करंट के कारण, वास्तविक करंट के कारण ही क्या, यह प्रतिघाती उत्पन्न होती है। फिर AIC को एक बोल सकते हैं, दोनों को मिला देंगे तो वो हो जाएगी एक आभासी होती है, उसको आगे बताने वाले हैं। वास्तविक और प्रतिघाती को मिला देंगे तो वह आभासी हो जाएगी। इतनी चीज़ें आ गई समझ में कि जो करंट होती है, जो क्या करती है, लैग करती है, जो पावर फैक्टर उत्पन्न करने के लिए क्या करती है, लैग करती है। तो एक वास्तविक होती है, उसके दो घटक होते हैं, और एक क्या होती है, प्रतिघाती होती है। तो जो प्रतिघाती होती है तो उसको क्या करते हैं हम, प्रतिघाती के लिए एक हम लंब डाल देते हैं, इस प्रकार से एक हम लंब डालेंगे और इसको लिखेंगे हम प्रतिघाती, प्रतिघाती, और इसको लिखेंगे हम वास्तविक, इसको लिखेंगे हम वास्तविक शक्ति, इसको लिखेंगे हम प्रतिघाती शक्ति। वास्तविक शक्ति को ही हम क्या बोलते हैं, रियल पावर बोलते हैं, रियल, या फिर बोल सकते हैं ट्रू, या फिर बोल सकते हैं एक्टिव, एक्टिव पावर,
इसको इतने नाम से और जानते हैं इंग्लिश में। तो जो वास्तविक शक्ति है हमारी, जो वास्तविक शक्ति है तो वो आई है। आई जो है तो क्या है, वास्तविक है। इस आई का दो घटक हो गया, एक वास्तविक शक्ति और एक क्या हो गया, प्रतिघाती शक्ति। यहाँ पास आई लिखता हूँ, यह प्रतिघाती शक्ति हो गई। लेकिन 5 डिग्री से क्या कर रही है, आई लैग कर रही है। तो आई अब यहाँ चल रही है, ए अब जो हो आई तो यहाँ चल रही, करंट यहाँ चल रही है। अब इस आई, इस फाई का जो मान है, कहें तो इस कास का, इस आई का मान हम किसको, यहाँ जो रिफरेंस होता है, रिफरेंस कहें तो आधार जो होता है, तो आधार हमको साइन उसमें कोज्या वैल्यू के किस मान में निकलता है, साइन में कि कास में। तो हम बताए थे कि जो आधार होता है तो आधार हमारा कास वाले फार्मूले में आता है। तो जो हमारा आई वास्तविक है तो इसको हम आई कास लिखेंगे, आई कॉस फाई, आई कॉस फाई लिखेंगे। दिख रहा सभी को बराबर ना? ओके, सभी को बराबर दिख रहा है। तो इसको हम लिखेंगे, इसमें आई कास में क्या मिलता है, आधार मिलता है। तो आधार जहाँ मिलेगा तो वहाँ हम कास लगाएंगे। अब जो हमारा लंब है तो वो आई साइन से मिलता है। तो आई साइन से हम क्या करेंगे, लंब निकालेंगे, साइन फाई। ठीक है। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से क्या करते हैं, कास फाई और आई साइन फाई, ये दो जो घटक हैं, तो पाइथागोरस प्रमेय से हम दोनों घटक का क्या करते हैं, योग निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण बराबर, कर्ण क्या है, आई है, कर्ण बराबर होता है आधार, आधार में क्या लिखते हैं हम, सीधे लिखते हैं आई कॉस फाई, आधार का वर्ग, प्लस आई साइन फाई, इसका भी क्या, वर्ग लग जाएगा, रूट। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय से हमारा इतना निकल आता है। अब इसमें एक बार हम इसको रिपीट कर दें, इसके जो दो घटक हैं वो इसमें से क्या क्या हमारे फैक्ट निकल के आते हैं। इसको हम एक बार रिपीट कर दें। जो हमारा वास्तविक शक्ति है, रियल ट्रू एक्टिव पावर है, यह परिपथ के किस में होता है, यह परिपथ के वास्तविक, यह परिपथ के किस में होता है, वास्तविक मान में होता है, परिपथ के वास्तविक शक्ति में होता है, जो आई कास फाई है। यह परिवर्तित नहीं होता है, लोड के परिवर्तन से यह परिवर्तित नहीं होता है। तो कह सकते हैं कि यह स्थिर मान की होती है। तो जो वास्तविक शक्ति होती है वो क्या होती है, स्थिर होती है। यह किसी प्रकार से लोड परिवर्तन से यह परिवर्तित नहीं होती है। और जो आई कास फाई होता है तो यही वास्तविक शक्ति होती है। इसका जो काम है तो वास्तविक शक्ति ही कोई परिपथ में क्या करती है, वास्तविक शक्ति की वजह से ही परिपथ में काम होता है। तो वास्तविक शक्ति की वजह से परिपथ में काम होता है। जैसे आप देख लीजिए, हीटर में जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो आपके वास्तविक शक्ति की वजह से उत्पन्न होती है, वास्तविक शक्ति की वजह से उत्पन्न होती है। और जो बल्ब में आपके इनकेंडिसेंट बल्ब हो गया, जो आजकल CFL वगैरह आते हैं उसमें LED लगे होते हैं, सेमीकंडक्टर वगैरह, तो वो बात अलग है, उसकी नहीं। जो इनकेंडिसेंट लैंप होते हैं, ताप्त दीप्ति लैंप होते हैं, तो वो जो बल्ब होते हैं उसमें जो प्रकाश उत्पन्न होता है तो वो उसमें वास्तविक शक्ति की वजह से ही प्रकाश उत्पन्न होता है। और आपका जो फैन है तो फैन में जो टार्क उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, वास्तविक शक्ति की वजह से ही उत्पन्न हो रहा है। तो परिपथ में जो इस प्रकार से कार्य होते हैं तो वह क्या होता है, वास्तविक शक्ति की ही वजह से कार्य होते हैं। दूसरी चीज़ जो प्रतिघाती शक्ति है, तो प्रतिघाती शक्ति क्या है, यूजलेस शक्ति है, यूजलेस पावर है। यह परिपथ में किसी प्रकार से कार्य नहीं करती है, उसमें रिएक्टेंस होता है, उसके वजह से यह स्रोत से लोड और लोड से स्रोत तक
आने जाने का कार्य करती है और यह किसी प्रकार से कार्य नहीं करती है, चूँकि यह यूजलेस है। और जो प्रतिघाती शक्ति होती है वो आई साइन फाई, यही प्रतिघाती शक्ति होती है परिपथ की। तो इसमें प्रतिघाती शक्ति और वास्तविक शक्ति में इतना चीज़ है। अब जो आपका होता है, तो यह जो कुल करंट होती है, तो वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति का क्या होता है, योगफल होता है, योग होता है। कहें तो दोनों घटक का जो योग होता है वो कुल करंट होती है। अब इसमें हम पावर ट्रिंगल को देखते हैं। किसको? अब हम पावर ट्रिंगल को देखते हैं कि पावर ट्रिंगल क्या कहता है। पावर ट्रिंगल, पावर ट्रिंगल जो है, तो इसी को मैं यहाँ पास बनाता हूँ। फाई हो गया, आई कास, आई कास फाई, और यहाँ पास आई साइन फाई, यहाँ पास आई हो गया। तो मैं बोला कि जो वास्तविक शक्ति होती है वही क्या होती है, मेन पावर। मेन पावर जो होती है तो वो वास्तविक शक्ति होती है। तो इसमें हमको यदि पावर निकालना है, पावर हमको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें यदि हम भी से क्या कर दें, गुणा कर दें, भी से गुणा कर दें तो हमको पावर मिल जाएगा। तो भी बराबर, यहाँ भी गुणा कर दिया, भी गुणा कर दिया और भी गुणा कर दिया, तो हमको क्या मिल गई, भी आई कास फाई, यही तो पावर है। तो भी आई कास फाई, यहाँ पास भी आई साइन फाई, भी आई मिल गई। तो इसमें जो हम भी आई और कास फाई को, पावर को जो हम इसमें दर्शाते हैं वो हमारा होता है पी। जो वास्तविक शक्ति होती है उसको हम पी से दर्शाते हैं। अब जो प्रतिघाती शक्ति है यह उत्पन्न हुई है किससे, मेन रिएक्टेंस से उत्पन्न हुई है, तो यह प्रतिघाती शक्ति हो जाएगी। प्रतिघाती शक्ति चूँकि यह किससे उत्पन्न हुई है, रिएक्टेंस से, रिएक्टेंस पावर बोल सकते हैं। और जो यह है भी आई है, तो इसको हम पावर से दर्शाएंगे। जो इस पावर से दर्शाएंगे वास्तविक शक्ति को, जो हम मेजर करते हैं, जो मापते हैं, तो वो हम मापते हैं वाट मीटर से। वास्तविक शक्ति को हम वाट मीटर से मापते हैं। तो किससे मापते हैं, वाट मीटर से। इसको हम वाट मीटर से मापेंगे। तो यदि बड़ी शक्ति है, यदि वोल्टेज और करंट नॉर्मली है 1000 से कम है, तो उसको हम वाट में माप लेंगे। यदि यह शक्ति छोटी शक्ति है तो वाट में मापेंगे। यदि यही शक्ति बड़ी हो गई, वोल्टेज भी हमारा 1000 में हो गया, 1000 से अधिक में हो गया, करंट भी ज़्यादा में हो गई, तो इसी शक्ति को फिर हम किलोवाट में मापेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे KW, किलोवाट में मापेंगे बड़ी शक्ति को। ये जो प्रतिघाती शक्ति है, तो प्रतिघाती शक्ति में हमारा क्या है, रिएक्टेंस है। तो रिएक्टेंस है तो हम रिएक्टेंस को भी मेजर करेंगे। और इसमें क्या है, करंट है, तो करंट को भी हम एम्पियर में मेजर करेंगे। वोल्टेज है तो वोल्टेज को भी हम किस में, वोल्ट में व्यक्त करते हैं। यदि हमारी यह प्रतिघाती शक्ति भी है जो, तो छोटी है, तो इसको हम VAR में व्यक्त करेंगे। यदि बड़ी शक्ति है, KVA में है, किलो वोल्ट में है, तो इसको फिर हम किलो वोल्ट में मेजर करेंगे। तो इसकी जो शक्ति हो जाएगी वो kVAR हो जाएगी। अब हम ऐसा आभास करते हैं कि ये जो शक्तियाँ हैं तो क्या हैं, ये शक्ति जो हमको मिलती है तो कब मिलती है, जब हम आभास करते हैं। यहाँ पास हम लिखने वाला ये था कि जो P है तो पावर को, वास्तविक शक्ति को दर्शाते हैं, और जो प्रतिघाती है इसको हम दर्शाते हैं, यहाँ पास थोड़ा ऐसे लिखते हैं I भी, तो Q बराबर VI साइन फाई।
अब हम जो आभासी शक्ति है तो यह आभास होता है, सिर्फ आभास करने से मिलती है। तो इसको हम किससे मापेंगे? यहाँ पास करंट है तो करंट को किससे हम एम्पियर में, वोल्टेज है तो वोल्ट में, छोटी शक्ति है तो वोल्ट एम्पियर में माप लेंगे। यदि यह बड़ी शक्ति है तो इसको हम किलो वोल्ट में मापेंगे, किलो वोल्ट एम्पियर में, कहें तो केवीए में मापेंगे। अब जो इसको है तो हम दर्शाएंगे, इसको हम एस से दर्शाते हैं, इसको हम एस से दर्शाते हैं। तो यह आभासी शक्ति होती है, अपरेंट पावर होती है। यह आभासी शक्ति, अपरेंट पावर, यह अपरेंट पावर होती है, आभासी शक्ति होती है। ठीक, अब इसमें हम देखें, यहाँ पास हमने क्या किया, वोल्टेज से गुणा किया था। यदि करंट से गुणा करना चाहें तो फिर हम करंट से भी गुणा कर सकते हैं। करंट से गुणा करने के लिए हमने एक चीज़ यहाँ पास देखा था कि जो इस प्रकार से हमने क्या बनाया था पिछले वीडियो में, आप याद कीजिए पिछले लेक्चर में, कि यहाँ पास हमने वोल्टेज लिया था। वोल्टेज के दो घटक थे। वोल्टेज के कितने घटक थे? दो घटक थे। तो एक था VL था और एक था VR था। VR जो वास्तविक था और एक यह था प्रतिघाती घटक था। वोल्टेज के दो घटक थे। तो ये जो V है तो यह था, V को हम लिख सकते हैं, यदि पावर हमको याद करना है, पावर हमको निकालना है, तो इसको हम लिख सकते हैं I × Z। VL को लिख सकते हैं IXL और V बराबर हम लिख सकते हैं IR। इसी चीज़ को जैसे मैंने यहाँ पास क्या किया, वोल्टेज से गुणा किया, तो यह हम करंट से इसमें हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये भी हमारी पावर निकल आएगी। तो यहाँ पास I भी हो गया है और यहाँ पास भी I से हम गुणा करेंगे तो I² हो जाएगा। यहाँ पास भी हमारा I से गुणा करेंगे तो I² हो जाएगा। यहाँ पास भी I से गुणा करेंगे इधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम पावर को यहाँ पास इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। तो ये भी I भी निकल आया है, I भी निकल आया है। यहाँ पास I भी मतलब ये भी प्रतिघाती है, ये भी प्रतिघाती है, एक्सेल लगा है। तो इसको इस प्रकार से हम डिफाइन कर सकते थे, लेकिन ये वाला आपको आसान है पावर ट्रिंगल में। अब इसमें हम यदि पावर को इस प्रकार से दर्शाएं, इसको हम बाई मिस्टेक तो नहीं होंगे, यहाँ पास फिर से लिखना चालू कर देता हूँ। ये वाला मेरा समझाने का जो था पहला नंबर था और ये दूसरा नंबर है, और यहाँ पास मैं फिर से तीसरा नंबर समझा रहा हूँ। इसको आप इस क्रम से नोट कीजिएगा। अब इस पे ऐसे मैंने बनाया हूँ, ये क्या है, किलोवाट है, और ये क्या है, kVAR है, और ये है हमारा kVA, और यहाँ पास क्या है, 5 डिग्री है। इसको हम यदि kVA को, हमको kVA क्या करना है, निकालना है। यदि हमको दिया है क्या, प्रतिघाती kVAR दिया है, आभासी शक्ति दिया है और पावर एंगल दिया है, तो हमको kVA निकालने के लिए कैसे फार्मूला हमको बनाना पड़ेगा, kVA निकालने के लिए कैसे फार्मूला बनाना पड़ेगा। इसको थोड़ा और यहाँ पास बना लेते हैं ना, तो अपने को समझने में आसानी होगी। kVAR kVA और यहाँ पास 5। तो हमको यदि kVA का फार्मूला निकालना है तो kVA कहें तो cos फाई बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब बटे कर्ण नहीं लिखते, अब सीधे लिखते हैं KW बटे kVA। अब यहाँ पास सीधे हमको क्या निकालना है, KW निकालना है। वाट में यदि हमको मेजर करना है वाट मीटर से, तो KW निकालना है, तो इसका गुणा हो जाएगा kVA cos फाई हो जाएगा। ये हमारा फार्मूला निकल के आया। यदि इसी प्रकार से हमको साइन निकालना है,
kVAR निकालना है, इसको प्रतिघाती शक्ति को निकालना है, तो इसके लिए फार्मूला हम बनाते हैं। यहाँ पास साइन लिखते हैं, साइन फाई बराबर, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब में क्या है, kVA है, kVAR है, और इसमें कर्ण में क्या है, kVA है, kVA है। अब हमको kVAR को निकालना है, तो kVAR को निकालने के लिए kVAR इसको निकालने के लिए गुणा कर देंगे साइन फाई kVA। एक इसके kVAR हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, kVAR दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो हम साइन के केस में निकाल सकते हैं, यदि हमको kVA में निकालना हो, kVAR को हमको यदि kVA में निकालना हो तो हम इस साइन की सहायता लेंगे। यदि हमको kVA में नहीं निकालना है, हमको वाट में निकालना है, तब भी हम निकाल सकते हैं, और उसमें हम साइन का सहायता नहीं लेंगे, वहाँ पास हम tan का सहायता लेंगे। कैसे, हमको जब कैसे निकालना है, वाट में निकालना है। अभी kVA में निकाले तो साइन को लिए, kVA में निकाले तो साइन को लिए kVA में, अब वाट में निकालना है तो हमको tan को लेना है। तो कैसे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। तो लंब में क्या है, लंब में kVA है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर, तो kVAR लंब बटे आधार में क्या है, kW। अब हमको kVAR निकालना है, kVAR बराबर गुणा कर देंगे kW tan थीटा। तो इस प्रकार से हम kVAR की जो है फार्मूले तो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं, एक तो इस तरीके से kVA के केस में, और एक kW के केस में। अब यहाँ पास हम इस फार्मूले को लिख भी सकते हैं, वाट का जो फार्मूला है तो यहाँ पास लिख सकते हैं, इस वाले एंगल में लिख लेते हैं, पावर ट्रायंगल के निकाले हैं ना, तो वाट का जो वैल्यू है तो यहाँ पास रख देते हैं, और kVA की दोनों यूनिट को हम यहाँ पास रख सकते हैं। तो जब हमको kVA निकालना हो उसमें kVA में, जब हमको kVAR निकालना हो kVA में, तब भी निकाल सकते हैं इस फार्मूले से, और जब हमको वाट में निकालना हो kVAR तब भी हम निकाल सकते हैं। इन दोनों फार्मूले को आप यहाँ पास नोट करेंगे, यहाँ पास इन दोनों फार्मूले को नोट करेंगे, और इस वाले फार्मूले को kW वाले को यहाँ पास नोट करेंगे। ओके, अब देखिए इसमें यदि हम लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय, इसमें यदि हम पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो एक छोटा सा हमको समझने की चीज़ है, यहाँ पास है कुछ नहीं, समझने की चीज़ है। यहाँ पास पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो कर्ण बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस kVAR का स्क्वायर। तो इसको हम यहाँ पास लिखते हैं कर्ण का स्क्वायर kVA बराबर आधार का स्क्वायर kW आधार का स्क्वायर प्लस kVAR ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, और ये भी स्क्वायर में, जो W के कोष्टक के बाहर स्क्वायर लगेगा इस प्रकार से, और क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। अब इसमें हमको देखना यह है कि यदि हमको मान लीजिए 40 वाट चाहिए, 40 किलो वाट हमको क्या चाहिए, पावर चाहिए। हमारे घर में कितना चाहिए, 40 किलो वाट हमको यदि पावर चाहिए, और उसका प्रतिघाती जो मान है तो वो क्या है, प्रतिघाती मान 0 है। तो हमको इस वक्त जो ट्रांसफार्मर यूज करना है तो वो कितने kVA का हम यूज करेंगे। यदि इसका हमको कितना चाहिए, 40 वाट की पावर हमको चाहिए, तो हमको कितने kVA का ट्रांसफार्मर यूज करना पड़ेगा। तो यदि हमको वहाँ पास प्रतिघाती मान कितना है, 0 है,
तो प्रतिघाती मान जब शून्य है तो वहाँ पास हम क्या करेंगे, प्रतिघाती मान जब शून्य है तो वहाँ पास हम 40 kVA का ट्रांसफार्मर हम लगा लेंगे। 40 किलो वाट चाहिए तो हम 40 kVA का ही लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी हमको, क्योंकि kVA बराबर इस स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट हट जाएगा। तो 40 kVA का हमको ट्रांसफार्मर चाहिए तो 40 वाट का हम लगा लेंगे। यदि हमको कब, जब kVA 0 होती तब, यदि kVA और कोई परिपथ है तो उसमें kVA होगा ही, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने से आ जाता है। तो kVAR जो होता है, तो यदि kVAR भी कुछ है, मान लेते हैं 30 वोल्ट का है, 30 किलो वोल्ट का है, और 40 किलो वोल्ट का ये हो गया, 40 किलो वोल्ट का ये हो गया, तो तब हमको कितना kVA का ट्रांसफार्मर चाहिए, क्योंकि हमको ज़्यादा ही चाहिए। 40 वाट हमको ज़रूरत है ना, तो 40 वाट से हम ज़्यादा ही लगाएंगे। तो वो कितने वाट का लगाएंगे, तो यहाँ पास कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा, और 2500 का इसका टोटल 2500 हो जाएगा, और 2500 का जो वर्गमूल है वो कितना निकल के आएगा, 50 आएगा। तो हमको जो ट्रांसफार्मर यदि 40 kVA की हमको 40 kVA वाट की हमको क्या है आवश्यकता है, तो हमको जो ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा वो 50 kVA का लगाना पड़ेगा। कितने kVA का, 50 kVA का। जब उसमें क्या है, प्रतिघाती शक्ति भी है, और प्रतिघाती शक्ति ऑलरेडी रहेगी ही। तो इस प्रकार से जितना वाट चाहिए हमको उससे ज़्यादा कहीं kVA का हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लगाते हैं। तो ये एक समझने की चीज़ थी। तो इसमें हम प्रतिघाती शक्ति हो गया, आभासी शक्ति हो गया, और इसमें क्या हो गया, वास्तविक शक्ति हो गया। तो इसमें एक बार हम रिपीट कर देते हैं, प्रतिघाती, वास्तविक और आभासी शक्ति क्या होती है, फिर इसके बाद यहाँ से फिनिश करते हैं। प्रतिघाती शक्ति में क्या होता, वास्तविक शक्ति में क्या होता है, वास्तविक शक्ति यहाँ पास लिखा है। वास्तविक शक्ति क्या होता है, वास्तविक शक्ति यह परिपथ में वास्तविक शक्ति ही काम करती है। वास्तविक शक्ति जो होता है हमारा VI cos फाई होता है। वास्तविक शक्ति परिपथ में वास्तविक शक्ति ही काम करती है। वास्तविक शक्ति के माध्यम से क्या होता है, परिपथ में जो हमारी ऊष्मा उत्पन्न होती है हीटर में, वास्तविक शक्ति के माध्यम से होता है। और फैन में जो टार्क उत्पन्न होता है वो वास्तविक शक्ति के माध्यम से होता है। और जो हमारा बल्ब प्रकाश उत्पन्न करता है वो वास्तविक शक्ति के माध्यम से करता है। तो वास्तविक शक्ति जो होती है परिपथ में एक्चुअली में वास्तविक ही काम, वास्तविक शक्ति का क्या काम है, वास्तविक में वही काम करेगी, वास्तविक में वही काम करेगी। जो प्रतिघाती शक्ति होती है तो उसके कारण वो उत्पन्न हो जाती है, वास्तविक शक्ति के कारण ही उत्पन्न हो जाती है। इसके दो घटक हो जाते हैं, तो करंट के दो घटक हो जाएगा, एक वास्तविक और एक प्रतिघाती। तो उसमें कुछ रिएक्टेंस होता है जिसके कारण से प्रतिघाती शक्ति ऑलरेडी अपने से उत्पन्न हो जाती है, इसकी ज़रूरत भी नहीं है, ना ही ये काम करती है और ना ही पावर की खपत करती है, नहीं करती पावर खपत प्रतिघाती शक्ति। इसकी यूनिट क्या हो जाती है, kVAR हो जाती है। इसकी यूनिट क्या, वाट से हम इसको मापते हैं, बड़ी यूनिट है तो किलो वाट से मापेंगे तो इसको kW हो जाएगी। तो ये प्रतिघाती शक्ति हो गई, इसका फार्मूला ये दोनों हो गया। अब इसके बाद आभासी शक्ति आती है, अपरेंट पावर आती है। तो अपरेंट पावर वास्तविक शक्ति और प्रतिघाती शक्ति का योगफल होता है, परिणामी शक्ति होती है, रिजल्टेंट शक्ति होती है। तो इस प्रकार से जो हमारी आभासी शक्ति है, तो आभासी शक्ति वास्तविक शक्ति इस प्रकार से होती है। तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, इससे आपको न्यूमेरिकल बनवाएंगे, न्यूमेरिकल बनाने के लिए आता है। ओके, तो आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और बहुत सारी चीज़ें हमको नए नए सीखने हैं, नए बहुत सारी चीज़ें सीखने हैं, पावर फैक्टर के महत्व वगैरह देखना है, तो वो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं आपको। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।